Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, this is Altaf sir for you, and we'll be actually talking about one very important chapter of class 11th, and this will be the periodic classification of elements and periodicity in properties. ये चैप्टर की जब हम जेके बोस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे बेटा, तो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे सवाल जो है आपको पूछे जाते हैं. कोई 1 मार्क का सवाल कभी पूछा गया, कभी कोई 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, और कभी कभार जो है 3 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है. बहुत रेयर ऐसा है जब इस चैप्टर में से कोई 5 मार्क का सवाल पूछा गया हो. अब अगर हम इस चैप्टर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं. सो आई विल बी फर्स्ट टॉकिंग अबाउट बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, दैट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और आपको इसमें सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट. अब मसला यह है कि जब हम इसका जवाब लिखेंगे तो इसका जवाब लिखने के लिए बहुत आसान एक सिंगल स्टेटमेंट है, बट आई जस्ट वांट दैट यू पीपल शुड बी हैविंग बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल, बिकॉज कितनी चीज़ें इंसान मगअप करेगा, कितनी चीज़ें इंसान रट्टा मारेगा, तो फिर वहाँ पे फिर एग्जैक्टली याद भी आना बहुत मुश्किल होता है. तो इसीलिए आई विल बी जस्ट गोइंग अबाउट everything very briefly but with a bit of explanation as well, so that the concept is very very clear. Okay, so जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करेंगे बेटा, इसका क्लियर कट कॉन्सेप्ट जहन में लाने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा. आपको पता है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा डिस्कवर होने लगे, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत मुश्किल हो गया था. इसलिए इन एलिमेंट्स को बेटा क्लासिफाई करना लोगों ने शुरू कर दिया. और आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जब आप जाते हैं, you talk about Daubeney triad system, you talk about Newland's law of octaves, you talk of many more concepts, you talk of the Mendeleev's periodic law, and you finally talk about the modern periodic law, जो कि इस वक्त बेटा हम अडॉप्ट किए हुए हैं. अब अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, दैट वाज आल्सो अ पीरियोडिक टेबल, देन व्हाई वाज द नीड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अगर हम उसकी बात करेंगे बेटा, that was based on a law that was called as the Mendeleev's periodic law. और Mendeleev's periodic law के हिसाब से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे. लेकिन अगर ऐसा होता कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती, तो जो भी आइसोटोप्स हुआ करते हैं, राइट, जो भी आइसोटोप्स हुआ करते हैं उनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होनी चाहिए थी, but we find that they have got the similar properties. So that puts a big question mark on the Mendeleev's periodic law. और उसके साथ साथ there was a chemist, उसका नाम था मोजले, उसने भी अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया बेटा कि जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर्स पे. और उसने एक लॉ प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है बेटा, जब आप इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, राइट, जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हुआ करती हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, राइट, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, they are the periodic function of atomic numbers. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, properties of elements directly depend upon the atomic numbers, या ज़्यादा बेहतर statement आप ये ले सकते हैं बेटा, the physico-chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. This is what we call as modern periodic law. अब मसला है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, are a periodic function of their atomic numbers. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमने किया हुआ है, यू विल फाइंड कि एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, राइट. एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाते हैं. जैसे
जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में हमने इसमें प्लेस किए हैं, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है, राइट? सो पीरियोडिकली एलिमेंट्स यहां पे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल्स। वो इंटरवल्स क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। सो आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 एलिमेंट्स देयर इज द एलिमेंट which gets repeated having similar properties। इसी तरह से बेटा उसके बाद लिथियम से सोडियम तक 3 से 11 यहां पे 8 का फर्क आता है, 8 एलिमेंट्स यहां पे बीच में आते हैं, और उसके बाद एक ऐसा एलिमेंट रिपीट हो रहा है बेटा जिसकी प्रॉपर्टीज उन वाले 2 एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी 8 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 18 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 18 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 32 का फर्क है। तो ये जो आप ये गैप्स देख रहे हो बेटा कि इन रेगुलर गैप्स के बाद एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे हैं, इन गैप्स को हम कहते हैं मैजिक नंबर्स, राइट? सो वी हैव गॉट द नंबर 2, वी हैव गॉट द नंबर 8, वी हैव गॉट द नंबर 8, वी हैव गॉट द नंबर 18 एंड लास्ट वाला हमारे पास था 32। इन नंबर्स के बाद, इन एटॉमिक नंबर्स में गैप्स के बाद एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे थे बेटा, इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स के नाम से जानते हैं। सो यू कैन सी व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of atomic numbers in the modern periodic table, the elements with the similar properties get repeated after regular intervals। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, राइट? सो दिस वाज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर आपके एग्जामिनेशन की बात करेंगे बेटा, आपको बस इतनी एक स्टेटमेंट लिखनी है, जो स्टेटमेंट मैंने बताई कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की होती हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, डन एंड डस्टेड। इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बात करते हैं आगे। वी टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, दैट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मसला ये है कि इस पे क्वेश्चन क्या, इसमें हमें क्वेश्चन आता है बेटा कभी कभार 2 मार्क का, और कभी कभी जो है 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे बेटा, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स कम से कम आप लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4। अपना कंटेंट अननेसेसरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर वो मेंशन करेगा गिव द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अलग बात है, लेकिन चूंकि इसमें मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3 पॉइंट्स जो है बेटा क्रिस्टल क्लियर आप याद रखेंगे, चौथा भी याद रखेंगे तो बेहतर है, ठीक है? अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द टेबुलेटेड फॉर्म व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। नंबर 1, यानी कि एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स एंड दे हैव बीन अरेंज्ड इन अ टेबुलेटेड फॉर्म। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 1। कैरेक्टरिस्टिक फीचर नंबर 2, इसमें एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, राइट? इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और आप जानते हैं इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को बेटा हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, and they have been divided into 18 vertical columns. You can see from group number 1 to group number 18 we have 18 vertical columns, और इन वर्टिकल कॉलम्स को बेटा ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका दूसरा फीचर रहेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहते हैं, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? सो दिस वाज माय फीचर नंबर 2। सो अगर हम इन फीचर्स को बेटा लिखने बैठेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, राइट? अरेंजमेंट जो यहां पे है दैट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। फाइन, दैट वाज 1। सेकेंड थिंग मैंने आपसे कहा बेटा, इसमें आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हमने पीरियड्स का नाम दिया, और इसमें हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम बेटा ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं, पीरियोडिक टेबल पे फिर से एक और नजर मारते हैं। यू कैन सी इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है इनटू 4 ब्लॉक्स, राइट? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट? और
जहां तक एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, यू कैन सी दे आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट. जहां तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, दे आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट. जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक. और जो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, दे हैव बीन सेपरेटली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो तीसरा पॉइंट हमारा कि जो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू, जो भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं, they have been divided into shabash, how many? They have been actually divided into 4 blocks, right? ये हमारे पास बेटा इसमें तीसरा फीचर रहेगा. One is called as the S block, then we have got the P block, then we have got the D block, and then we have got the F block elements. ये हमारे पास characteristic feature रहेगा थर्ड. फिर चौथा फीचर आप लिख सकते हैं, S block elements are placed at the extreme left, P block elements are placed at the extreme right, D block elements in between the two, and F block elements separately placed at the bottom. ये आपके पास बेटा 4 पॉइंट्स आ गए. मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, उससे ज्यादा जो है अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है. सो दिस वाज बेसिकली द सेकंड थिंग जो कि हमें इसमें से बेटा पूछा जाता है, दैट वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसके बाद जो तीसरी चीज हमें पूछी जाती है, इसमें सीधा या तो ऑब्जेक्टिव आता है आपका, ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में सही पिक करना है, या तो फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन आता है. एंड द क्वेश्चन इज ऑलवेज लाइक दिस कि आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया जाएगा 100 से ऊपर वाला, 101 टू अराउंड 118, और इस पर्टिकुलर सीरीज में 101 टू 118 जो है आपको किसी भी एटॉमिक नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा. अब वो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 कैसे लिखा जाएगा. मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा 101 से, ठीक है. प्लीज रिमेंबर, जो 1 होता है उसके लिए हमेशा लिखा जाता है अन. जो 0 होता है उसके लिए हमेशा लिखा जाता है नील. और फिर से हमारे पास है n, उसके 1 उसके बदले में फिर से लिखा जाएगा अन. लेकिन लास्ट पे इस नॉमेनक्लेचर में IUM ऐड किया जाता है. Whatever is the last number, उसके साथ जो है IUM ऐड किया जाएगा. So what should be the name of the element with the atomic number 101? It should be unnilunium. Unnilunium, right? और उसके बाद अगर आपके पास 102 हो गया, ठीक है, 102 हो गया, जरा बताइए शाबाश. 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए लिखा जाता है बाई, राइट? 2 के लिए लिखा जाता है बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए लिखा जाता है इन. ओके, सो लेट्स जस्ट सी इट. अगर 102 की बात करेंगे तो ये बनेगा अन, ये बनेगा निल, ये बनेगा बाई, लेकिन हमें अपने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से लास्ट पे IUM ऐड करना पड़ेगा. सो ये बनेगा बेटा अन निल बाइयम, राइट? देन अन निल ट्राइयम, अन निल क्वाडियम, unnil pentium, unnil hexium, unnil heptium, unnil octium. जब आप 109 पे पहुंचेंगे, so this is un again, this is nil again, और 9 जो है बेटा इसके लिए लिखा जाता है enium, unnil enium. Once you are done with this, then comes 110, 110. तो इसके लिए un आपको पता ही है, फिर से 1 के लिए फिर से un, लेकिन 0 के लिए आपको पता है उसके लिए लिखा जाता है nil. मगर आपका नॉमेनक्लेचर एंड होता है किसके साथ? IUM के साथ. So what should be the complete name? It should be ununium, right? Sorry, unnilium. Then we have got 111, right? So it is un again, it's un again, it's un again. मगर लास्ट पे IUM लगा दीजिएगा, क्या बनेगा? ununium, right? If we talk about 112, क्या बनेगा? unbium. 113, trium. 114, uncodium. एंड अकॉर्डिंगली आप बाकी सारे एलिमेंट्स का बेटा अपना नाम लिख सकते हैं. 1 मार्क का क्वेश्चन, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में कोई एटॉमिक नंबर दिया गया ग्रेटर देन 100 और आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा. यू कैन इंशाल्लाह इजीली मैनेज दैट. आई विल बी मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड and I'll be talking about the next question there. So nomenclature हमारा हो गया. Then we talk about the block classification of elements. क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है इनटू 4 ब्लॉक्स, S, P, D and F, राइट? अब जाके इन पे इंडिविजुअली अलग अलग जो है
क्वेश्चन पूछे जाने की बारी आती है एंड you are being asked the same type of question on all the 4 blocks, sometimes about S block, sometimes about P block, sometimes D and sometimes F. And the question is, what are S block elements? Give their characteristic features, right? अब जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, what are S block elements, give their characteristic features, तो इसमें आप प्लीज याद रखिएगा कि what are S block elements जो है, जो पहला वाला पार्ट क्वेश्चन का है, तो इसमें आपको हमेशा 1 मार्क मिलेगा और उसके बाद what are their characteristic features जो है, ये मैक्सिमम आपको 2 मार्क फेच करेगा, राइट? मैक्सिमम 2 मार्क आपको फेच करेगा. सो अब अगर हम बेटा ये पहले पार्ट की बात करेंगे, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें डेफिनेशन लिखनी है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या होते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. और उसके बाद जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे बेटा, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं ताकि अपने 2 मार्क्स आप कमा सकें, राइट? लेकिन अगर आपको 3-4 याद हैं तो ज्यादा प्लीज लिखने की कोशिश ना करें. Examiner gets irritated when he finds more content on the given answer script and which is actually not required. Fine. और उसकी वजह से वो तंग भी हो जाता है और उसके बाद जो है he is not any more interested, right? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा एग्जामिनर मेरे पेपर में काफी इंटरेस्ट के साथ उसके साथ लगा रहे, so that I can get maximum benefit out of it, for that purpose you need to be very brief and very question oriented. Whatever the question demands, do that. Okay. So 2 characteristics आपको for example S block elements के लिखने हैं. तो पहली बात definition क्या लिखेंगे आपको पता है कि जो S block elements हुआ करते हैं बेटा, ये वो सारे elements होते हैं जिनमें last वाला electron enter करेगा into S subshell of the valence shell, right? The elements in which the last electron enters into S subshell of the valence shell. और आप ये भी जानते हैं वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है n से लिखा जाता है. तो वैलेंस शेल की S सबशेल में जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ऐसे एलिमेंट्स को बेटा S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? और जहां तक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, और आप जानते हैं क्योंकि S सबशेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी वैलेंस S सबशेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है और कोई ऐसा होगा जिसमें S सबशेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. सो दैट वे इनका तो जनरल फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, दैट रिमेन्स NS12. सो अगर आप डेफिनेशन के साथ साथ इसके साथ बस इतना लिखेंगे, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS12. दैट्स इट, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अदरवाइज अगर आप इतना लिखेंगे, द एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द S सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल, दैट्स इट. कुछ और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से अपना 1 मार्क देगा. और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट है, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, आपको पता है कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो इनकी पोजीशन की बात हो गई. उसके बाद आपको पता है कि ये जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ करते हैं, दे आर बेसिकली द सॉफ्ट मेटल्स, राइट? सॉफ्ट मेटल्स हुआ करते हैं. तीसरी बात आपको पता है बेटा कि ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये आपको असल में हर एक ब्लॉक में रिपीट करना, हर एक ब्लॉक में सेम चीजें रिपीट करनी है. पहला पॉइंट बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पॉइंट बनेगा पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तीसरा पॉइंट बनेगा मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं, और चौथा पॉइंट जो आपके पास है बेटा, दैट विल बी अबाउट द बॉन्डिंग, राइट? और चूंकि जो मेटल्स हैं आपको पता है कि वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और ज्यादातर जो कंपाउंड्स बनाते हैं, दे यूजुअली फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स. जो S ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास होते हैं वो यूजुअली कौन से बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, राइट? और तीसरी बात इनमें आपने मेंशन कर से एक और बात इसमें मेंशन कर सकते हो. फिर जो आपको याद रहेगा, 4 में से जो 2 फीचर्स आपको याद रहेंगे वह फिर बाद में मेंशन कर दीजिएगा. मगर एक और चीज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बेटा कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सॉफ्ट मेटल होने का मतलब ये है दे हैव गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट? इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं उतने ज्यादा नहीं होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, यू कैन जस्ट बेंड देम with your hand. Okay, so that was something about कि S block elements क्या है, उनके characteristics क्या है. अगर इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा for the P block, right? आप जानते हैं कि P block elements वो सारे elements होते हैं जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है into P subshell of the valence shell, P subshell of the valence shell. और अगर हम बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, क्योंकि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा Np1 to 6.
और उसके बाद जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे जाएंगे बेटा, यू कैन फर्स्ट से दे आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट, एक्सट्रीम राइट अगर पोजीशन की बात करेंगे। उसके बाद हमने बात की बेटा अबाउट उनका नेचर कैसा है, क्या वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है कि पी ब्लॉक में तीनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं, और कुछ ऐसे हैं विच आर द मेटलॉइड्स। सो दीज एलिमेंट्स, सम ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, जबकि इसमें कुछ ऐसे हैं विच आर एक्चुअली मेटलॉइड्स, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम विच आर एक्चुअली द नॉन मेटल्स। इनफैक्ट सारे नॉन मेटल जो हैं इसी पी ब्लॉक में आते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बहरहाल उसके बाद जब हम बात करेंगे बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट देयर बॉन्डिंग, किस तरह की बॉन्डिंग करते हैं, राइट। क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स यूजुअली कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो किस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे, यूजुअली जो है बेटा ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मोस्टली दे फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड्स। और उसके साथ साथ उसके बाद हमने बात की थी इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो के हाई, राइट। अब इसमें वैरायटी हमारे पास है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, जैसे आपके पास डायमंड हो गया, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, जैसे फ्लोरीन हो गया, हीलियम वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप लिखेंगे दे हैव गॉट द रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट, फ्रॉम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन, from very low melting point of fluorine to very high, right, to very high melting point of, to very high melting point of carbon, diamond आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास पी ब्लॉक के फीचर्स आ गए, डेफिनेशन भी आपके पास आ गया। यही चीज आपको रिपीट करना है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी, और यही चीज आपको रिपीट करना है किसके लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ आपको ज्यादा, यही 4 पॉइंट्स, ठीक है। डेफिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद नेचर ऑफ द कंपाउंड्स क्या रहता है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो किस तरह के ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। जहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात है, अगर हम उनकी बात करेंगे बेटा, वहां पे बाय डेफिनेशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ करते हैं उनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। आपको पता है वेलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n हो गया, वेलेंस शेल के अंदर वाली शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनेगा n-1, और इस शेल को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। सो जिस भी एलिमेंट में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, ऐसे सारे एलिमेंट्स को बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको पता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट रिमेन्स ns1 to 2, s में कभी 1 कभी 2, इनफैक्ट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जहां पे s में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट ns0 to 2, राइट। देन वी हैव गॉट n-1d, और d में जो है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। उसके बाद जब फीचर्स की बात करेंगे तो पहली पोजीशन की बात करोगे आप कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दे आर प्लेस्ड इन बिटवीन the S and the P block elements, and their properties are intermediate between those of S and P block. That's why, you know, they are also called as that transition elements also, because they represent the gradual change in the properties. इसी तरह से उसके बाद आपको पता है कि ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। जब मेटल्स हैं तो यूजुअली कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, बट मोस्टली आयनिक। इसी तरह से उसके बाद जो है बेटा आपको पता है कि इनमें डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे गेट ऑल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इस तरह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, दे हैव गॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, फाइन। तो इस तरह से आपका नोड जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी बनेगा, एंड सेम इज द केस विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल। बहरहाल सो दिस वाज एक्चुअली वन मोर थिंग जो आपको बेटा पहले इसमें पूछा जाए ब्लॉक क्लासिफिकेशन में। उसके बाद आपके पास पीरियोडिसिटी होती क्या है एंड इट्स कॉज। अगेन this question may be of 2 marks, may be of 3 marks, right? और आपका क्वेश्चन ऐसे जाएगा बेटा, what is periodicity and explain the cause of periodicity, right? अब periodicity होता क्या है, प्लीज याद रखिएगा। periodicity का मतलब होता है elements with the similar properties का repeat होना, right? repetition या recurrence, repetition या recurrence of elements with similar properties, after regular intervals। इसको बेटा कहा जाता है पीरियोडिसिटी, राइट।
एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स का रिपीट होना, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बेटा पीरियोडिसिटी कहा जाता है। और आपने अभी देखा था, मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया था कि if we just go back to the periodic table, you can see there कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32 के बाद एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो रिपीट हो रहे हैं। इन एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, इसको असल में पीरियोडिसिटी कहा जाता है। और अगर आपको इसका कॉज पूछा जाए तो डिफाइन पीरियोडिसिटी, दैट विल फेच यू 1 मार्क। इसका कॉज एक्सप्लेन करने के लिए कभी 1 मार्क भी, कभी 2 मार्क भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका कॉज क्या रहता है बेटा, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप सपोज इसी ग्रुप 1 की बात करेंगे, चलिए हाइड्रोजन छोड़िए, उसकी पोजीशन थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। लिथियम के बाद आपका सोडियम आ गया, सोडियम के बाद आपका पोटेशियम आ गया, पोटेशियम के बाद आपका रुबिडियम आ गया। चलो हम सिर्फ सीजियम तक की बात करेंगे। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, दैट्स 2s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s1। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन रहती है 5s1। देन वी हैव गॉट 6s1। सो जब आप बात करेंगे बेटा इन सारे एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है, सो इनमें सिमिलर एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, अगर आप इनमें देखेंगे कि वजह क्या है, why the elements with the similar properties get repeated after regular intervals of 2, 8, 8, 18, 18, 32, the reason is the same, very very simple, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट सेम। और ये सिर्फ इस ग्रुप के लिए नहीं है, ये हर एक ग्रुप के लिए है। एक ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे को रिजेंबल करती है। और वजह यह है बेटा कि इन एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम हुआ करती है। सो एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So repetition of similar valence shell electronic configuration जो है that becomes the cause of periodicity, right? So this was something about periodic table। और इसमें से कहाँ से आपका क्वेश्चन निकल सकता है बेटा, बात मैंने आपके सामने रखी। I'll be moving on to the next one now and we have got the periodic properties part, ठीक है। Second one, periodic properties। अब इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहला सवाल जो है 1 मार्क का आता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखाया गया, पूछा गया, डिफाइन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फाइन, व्हाट शैल बी योर रिस्पांस। आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, इफ वी इन द पीरियोडिक टेबल इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट और वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, कुछ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की ऐसी हैं जो ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है या ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है। चाहे आप लेफ्ट से राइट की बात करेंगे, चाहे आप टॉप से बॉटम की बात करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो ग्रेजुअली चेंज हो जाती हैं एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड और एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इन सारी प्रॉपर्टीज को बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है वो 5 हैं, और वो 5 प्रॉपर्टीज आपके पास है बेटा, एटॉमिक रेडियस, देन वी हैव गॉट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन वी हैव गॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन वी हैव गॉट वैलेंसी। फाइन, ये 5 प्रॉपर्टीज कुल मिला के हमारे पास है और हमारा फोकस जो है बेटा वो इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर रहेगा। फाइन, सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बात आपसे कही बेटा, होती क्या है, और इन 4 प्रॉपर्टी, ये वाली 4 प्रॉपर्टीज जो है इनको हमें अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस होता क्या, सबसे पहली बात जो है आपको एग्जामिनेशन में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। प्लीज रिमेंबर, जब आप एक एटम की बात करते हैं, यू नो एन एटम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, one is the centrally located nucleus and the other is the extranuclear part, जिसमें आपके पास बेटा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हुआ करती हैं, ठीक है। फिर क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच क्या है वो हम अलग देखते हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं, जिसको हम बेटा R से लिखते हैं, राइट। सो डेफिनेशन पार्ट आपका हो गया,
It is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of the electrons. यानी कि जिस शेल में सबसे लास्ट वाली शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू दैट पर्टिकुलर शेल जितनी भी सारी डिस्टेंस रहेगी उसको एटॉमिक रेडियस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो एटॉमिक रेडियस है बेटा, इसको एग्जैक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। सबसे पहली बात, मे बी क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम या एक्चुअल रेडियस ऑफ एन एटम। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, मैं आपको एक दो बता दूं ताकि आप अपनी नोटबुक में कल लिख सकें। तो पहली बात यह है बेटा कि एक एटम का रेडियस जो है या साइज जो है वो इन्फ्लुएंस होता है दूसरे एटम की प्रेजेंस की वजह से। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है और इस एक एटम की विसिनिटी में एक दूसरा एटम मौजूद है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमेशा अट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को हमेशा रिपल करते हैं, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं बेटा, ये किसी डायरेक्शन में मे बी न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और किसी डायरेक्शन में न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस होता है बेटा अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज देता है फॉर द सेम एटम। अब मसला ये है कि सर क्यों ना ऐसा करें, फिर एक एटम अलग करें जिसपे कोई किसी एटम का इन्फ्लुएंस ही ना हो। एक इंडिविजुअल एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन एटॉमिक रेडियस, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम, आपका पहला आंसर ये रहेगा बेटा, द रेडियस ऑफ एन एटम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एनवायरनमेंट। So if we have to calculate the radius, we have to isolate a single atom. लेकिन isolation of a single atom जो है, that's not possible. That's my reason number one. Reason number two, अगर हम बेटा quantum mechanical version पे जाएंगे, quantum mechanics के हिसाब से आपका atom जो है, it's made up of centrally located nucleus, और उसके बाद जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है in the form of 3-dimensional electron wave, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और अगर आपके पास इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई बाउंड्री मौजूद नहीं है, तो आप न्यूक्लियस से कहां तक वो डिस्टेंस लेंगे? जब बाउंड्री नहीं है तो डिस्टेंस कहां तक लेंगे? तो जब बाउंड्री आपके पास नहीं है तो न्यूक्लियस से कहां तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा, वो कहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये दो रीजंस आपके पास सफिशिएंट है। तो दूसरा रीजन अगर आप लिखने बैठेंगे कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, तो आप ये मेंशन करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स an atom is made up of a centrally located nucleus and there is a 3-dimensional electron wave जिसकी कोई particular boundary नहीं होती है, and in absence of any boundary it's impossible to calculate the atomic radius, right? So that was about कि atomic radius जो है बेटा by definition होता क्या है और उसको calculate क्यों नहीं किया जा सकता। अब हम क्या करते हैं, atomic radius को बेटा different नाम देते हैं ताकि हम साइज के बारे में बता सकें एक एटम का साइज क्या है, और वो जो डिफरेंट नाम एटॉमिक रेडियस के हैं उनको हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, फाइन, 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। और वो हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहली बात जो है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहला जो है दैट्स कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। मैं तीनों के साथ साथ बात करूंगा। दूसरा जो हमारे पास है बेटा, दैट्स कॉल्ड एज द मेटालिक रेडियस। और चौथा तीसरा जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज द वंडर वॉल्स रेडियस। वंडर वॉल्स रेडियस, फाइन। अब कोवेलेंट रेडियस, इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने, एक किस तरह के एलिमेंट्स के लिए ये वाला रेडियस डिफाइन होगा, और दूसरी बात इसकी डेफिनेशन क्या है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये है, कोवेलेंट रेडियस उन एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होता है बेटा जो एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट? क्योंकि मेटल्स आपको पता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में तो हिस्सा लेते नहीं है, तो इस वजह से मेटल्स जो है
उनका कभी भी कोवेलेंट रेडियस इवैल्यूएट नहीं होगा. सो यू कैन ओनली कैलकुलेट इट फॉर दोज एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग. और आपको पता है इट इज यूजुअली द नॉन मेटल्स जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं. इसीलिए उन नॉन मेटल्स के लिए जो रेडियस डिफाइन होगा दैट विल बी द कोवेलेंट रेडियस. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मेटालिक रेडियस की बात करेंगे बेटा, ये मेटल्स के लिए डिफाइन होता है. ठीक है, जो एलिमेंट्स मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या मेटल सिंपली हैं, ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर द मेटल्स. तो उन सारे एलिमेंट्स का रेडियस अगर आप डिफाइन करना चाहें बेटा तो उसके लिए मेटालिक रेडियस यूज किया जाता है. और तीसरा जो आपके पास है दैट्स वैन डर वाल्स रेडियस. क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जो है आयनिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ये वाले या अगर आयनिक बॉन्डिंग में हिस्सा भी नहीं लेंगे तो भी मेटेलिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं. और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं. अब हमारे पास बचे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बाद सिर्फ नोबल गैसेस, जिसमें आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह आता है. और आपको पता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो हैं यूजुअली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते बिकॉज दे हैव गॉट द स्टेबल ऑक्टेट, दे हैव गॉट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और जब हम बात करेंगे बेटा उन नोबल गैसेस की जो कि ना ही मेटालिक फॉर्म में है और ना ही हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि नोबल गैसेस हमारे पास है बेटा उनके लिए एक रेडियस डिफाइन होता है. उसको हम वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं. इट्स आल्सो कॉल्ड एज द इनर्ट गैस रेडियस. राइट, जो वैन डर वाल्स रेडियस है बेटा इट्स आल्सो कॉल्ड एज द इनर्ट गैस रेडियस. तो सबसे पहली बात आपने ये समझी कौन सा रेडियस किस तरह के एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होता है. फाइन, उसके बाद जो है बेटा डेफिनेशन की बात करते हैं. अब जो भी कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आपको पता है वो H2 मॉलिक्यूल बना लेता है. जब ये H2 मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग देखा और आपने देखा केमिकल बॉन्डिंग में कि जब दो एटम्स अप्रोच करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं. और ये जो आपके पास रीजन है इसको आप ओवरलैप रीजन के नाम से जानते हैं. When the two atoms are bound to each other by means of a single covalent bond, तो उनके बीच की ये डिस्टेंस जिसको आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं या बॉन्ड लेंथ कहते हैं बेटा, द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल एज कोवेलेंट रेडियस, जिसको बेटा आर कोवेलेंट से लिखा जाता है. RCOV जो है सबस्क्रिप्ट लिख लीजिएगा, इसको हम कोवेलेंट रेडियस के नाम से जानते हैं. फाइन, सो हाउ डू यू डिफाइन द कोवेलेंट रेडियस? सो यू कैन डिफाइन इट दिस वे. इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between the two atoms when they are bound to each other by means of a single covalent bond. Right? So जब भी दो एटम्स एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसको असल में कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है. और जहां तक हाइड्रोजन की बात है उसका एटम छोटा है बेटा और उसका कोवेलेंट रेडियस जो है वो भी कम आ जाएगा. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर क्लोरीन एटम बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो क्लोरीन का साइज जो होता है बेटा वो बड़ा होता है. जब क्लोरीन एटम बॉन्डिंग में यहां पे हिस्सा लेगा तो यहां पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो भी ज्यादा रहेगी एंड हाफ ऑफ दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा. सो क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस ज्यादा, हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस कम. तो इसका मतलब आप ये ले सकते हैं बेटा कि जिस एटम का साइज बड़ा उसका कोवेलेंट रेडियस ज्यादा, जिसका साइज कम उसका कोवेलेंट रेडियस कम. सो कोवेलेंट रेडियस आपको आइडिया देता है अबाउट द साइज ऑफ द एटम एंड वी कैन से द साइज ऑफ द एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम. फाइन, सो दिस वाज समथिंग अबाउट कि कोवेलेंट रेडियस जो है इसको कैसे डिफाइन किया जाता है फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. उसके बाद जो है हम वापस आएंगे बेटा अपने मेटालिक रेडियस पे. ठीक है, अब जानते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म और इनके जो ये सॉलिड मेटल्स जो हैं इनमें एटम्स रेगुलरली अरेंज, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. और इनके जो एटम्स होते हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. राइट, किसी भी मेटल सॉलिड में या मेटल क्रिस्टल में अगर आप दो नेबरिंग एटम्स को बेटा अलग करके देखोगे, ठीक है, गलती से ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, they are exactly in this particular form. Right, let me just erase this. ये आपके पास एक एटम हो गया और आपके पास दूसरा नेबरिंग एटम हो गया. ठीक है, किसी भी मेटल क्रिस्टल में जो दो नेबरिंग एटम्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं
उनके न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस जो है उसको फिर से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है, बट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल एज द कोवेलेंट मेटालिक रेडियस, आर मेटालिक. ठीक है. So how do you define our metallic radius? So you can define the metallic radius this way, that it is half of the internuclear distance between the two neighboring metal atoms in a metal crystal, right? Half of the internuclear distance between the two neighboring metal atoms in a metal crystal या in a metal solid. Fine. So this was about metallic radius क्या होता है. उसके बाद अगर हम inert gas radius या van der Waals radius की बेटा बात करेंगे, so we can talk about the van der Waals radius as well. ठीक है. जो भी आपके पास नोबल गैसेस वगैरह हैं, अगर आप इनको बेटा फ्रीज करके जो है सॉलिड स्टेट में लाएंगे, तो सॉलिड स्टेट में आने के बावजूद भी क्योंकि इनके बीच में वीक van der Waals फोर्सेस होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में आने के बावजूद भी दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दे आर ऑलवेज एट सम डिस्टेंस. और उस वक्त जो उनके न्यूक्लियर के बीच में जो दो नेबरिंग एटम्स होते हैं बेटा, नोबल गैसेस के जो दो नेबरिंग एटम्स होते हैं, सो इन देयर सॉलिड क्रिस्टल, इन देयर सॉलिड स्टेट, जो दो नेबरिंग एटम्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस जो है इसको कहते हैं van der Waals डिस्टेंस. एंड हाफ ऑफ दिस van der Waals डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं बेटा van der Waals रेडियस. इसको हम कहते हैं van der Waals रेडियस, आर van der Waals. ओके. सो जिस तरह से आपने उनको डिफाइन किया, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी डिफाइन करने का एक तरीका है. सो मैं रिपीट कर रहा हूं, van der Waals रेडियस क्या होता है बेटा. तो हमने पहली बात कही, इसको डिफाइन यूजुअली किया जाता है नोबल गैसेस के लिए. बिसाइड्स दैट इट्स आल्सो डिफाइंड फॉर द non-polar diatomic molecules also, but that's completely not required at this point of time. You just need to get the definition right. और आप ये मान सकते हैं बेटा कि जब भी किसी नोबल गैस को हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, सो इन द सॉलिड स्टेट जो दो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं van der Waals डिस्टेंस, एंड हाफ ऑफ दैट van der Waals डिस्टेंस जो है उसको हम van der Waals रेडियस कहते हैं. सो इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स in the solid state of a noble gas. Fine. So that was about van der Waals radius होता क्या. और अगर आप इन तीनों रेडियस की बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस में आप देखिए वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे में पेनिट्रेट करते थे. मेटालिक रेडियस में देखिए द एटम्स वेर जस्ट इन कॉन्टैक्ट, और van der Waals रेडियस में देखिए द एटम्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. So you can yourself see कि van der Waals डिस्टेंस जो है, van der Waals रेडियस ज्यादा होगा as compared to metallic radius, as compared to covalent radius, right? कभी कभी ये ऑर्डर आपको पूछा जाता है बेटा, what will be the correct order of the van der Waals, metallic and the covalent radii of the elements. तो you can please remember van der Waals radius ज्यादा, उसके बाद आपके पास है metallic radius, और उसके बाद जो है आपके पास covalent radius आता है. Fine. I'll get back to where I was. So definition हो गया, मेरे types of atomic radii हो गए. अब मसला ये है कि ये जो मेरे पास different types थे बेटा, इन different types के बारे में हमें question कैसे पूछा जाएगा. उसमें फिर से definition पूछा जाएगा. Define the covalent radius of an atom. Define the metallic radius. Define the van der Waals radius. और मैंने तीनों की definitions बेटा आपके सामने clarity के साथ रख दी. उसके बाद जो है हमें variation पूछा जाता है along a period down the group, right? मगर जब हम वेरिएशन की बात करेंगे बेटा अलोंग ए पीरियड, आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, आई विल गो बैक टू माय पीरियोडिक टेबल. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं बेटा, जो नंबर ऑफ शेल्स होती है दे रिमेन द सेम. अगर हम पीरियड 1 की बात करेंगे, पीरियड 1 में जो दो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनमें मैक्सिमम 2 शेल्स होती हैं. तीसरे पीरियड की बात करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स में सिर्फ 3 ही शेल्स हैं. इन सारे एलिमेंट्स में सिर्फ 4 शेल्स हैं. इन सारे एलिमेंट्स में सिर्फ 5 शेल्स हैं. सो एक पीरियड में जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ शेल्स सेम. अब जब नंबर ऑफ शेल्स सेम हो गया, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते न्यूक्लियस में एक एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बिकॉज यू नो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, और जितना न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो इंक्रीज होता जाएगा. और जितना न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करेंगे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन जो है वो 3 शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं. और जहां तक क्लोरीन की बात है बेटा, यहाँ पर भी
वही 3 शेल्स हैं लेकिन उनको 17 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं। सो 17 प्रोटॉन्स जब यहां पे होल्ड करेंगे बेटा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सो ऑब्वियसली वो इन 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन का साइज छोटा पड़ेगा। और जहां तक सोडियम की बात है बेटा, इसमें वही 3 शेल्स हैं लेकिन सिर्फ 11 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और साइज जो होगा बेटा ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अब जहां तक बात है बेटा किसी भी पीरियड में जो लास्ट वाला ग्रुप है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि लास्ट वाले ग्रुप का साइज जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए, मगर लास्ट वाले ग्रुप का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जो लास्ट वाले ग्रुप के मेंबर्स हैं इनका ना ही आप कोवेलेंट रेडियस मेजर कर पाते हैं, ना ही आप इनका मेटालिक रेडियस मेजर कर पाते हैं। जो इनका साइज आप बताते हैं बेटा, दैट इज एक्चुअली टॉक इन टर्म्स ऑफ द वन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि इनका वन डर वाल्स रेडियस अभी हमने देखा था वो उन दोनों से हमेशा ज्यादा होता है। जब वन डर वाल्स रेडियस कोवेलेंट या मेटालिक रेडियस से ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है जब इनका रेडियस ज्यादा हुआ बेटा तो इनके बारे में हम कहते हैं कि इनका साइज जो होता है वो ज्यादा हुआ करता है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर वन डर वाल्स रेडियस। फाइन, सो दिस वाज समथिंग अबाउट व्हाट हैपेंस टू अक्रॉस द पीरियड। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, हर एक स्टेज पे एक एक शेल बढ़ता है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक शेल में, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 1, यानी कि अब जाके 2 शेल्स हो गई। उसके बाद सोडियम में 3 शेल्स, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6, फ्रांसिसियम में 7 शेल्स होती हैं। और आपको ये पता है कि जिस भी पीरियड का जो भी नंबर है वहां पे उतनी ही मैक्सिमम शेल्स मौजूद होती है। अब जब टॉप से बॉटम की तरफ आप जाते हो, एक एक शेल ऐड होता चला गया, तो कॉमन सेंस की बात है द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो होगा बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर हमने एग्जामिनेशन में फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, गिव द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, राइट। सो पहले पार्ट का जवाब क्या लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन एंड डस्टेड। और उसके बाद जब हम बात करेंगे बेटा गिव द वेरिएशन, यू कैन से एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the atomic size gradually decreases due to increase in the nuclear charge, while it increases as we move from top to bottom in a group due to increase in the number of shells at each step। और उसके बाद आप लास्ट पे ये मेंशन कर सकते हैं कि नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियस एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ वन डर वाल्स रेडियस, जो कि हमेशा सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो है बेटा हम वापस आएंगे अपनी स्लाइड पे जहां पे हम थे, व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, देन वी हैव गॉट द एक्सेप्शंस, राइट। कि हमारे पास इसमें पीरियड सेकंड में एक एक्सेप्शन है बेटा, पीरियड थर्ड में रादर सेकंड में, साइज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ नाइट्रोजन। कोवेलेंट रेडियस जो ऑक्सीजन का होता है वो कोवेलेंट रेडियस नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। नाउ द पॉइंट इज व्हाई, ठीक है। अगर हम बेटा ऑक्सीजन नाइट्रोजन की पहले बात करेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर उसका होता है 7 नाइट्रोजन के लिए, फाइन। और अगर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इट्स 1s2 2s2 देन वी हैव 2p3। 2p3 आप जानते हैं दैट्स 2px1 2py1 एंड वी हैव गॉट 2pz1, राइट। और यहां पे जो आपके पास वैलेंस शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, देन वी हैव गॉट py, देन वी हैव गॉट pz। इन 3 ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिंस दीज 3 ऑर्बिटल्स आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन जो होता है वो कम होता है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन की बेटा बात करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 8 हुआ करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 देन वी हैव 2p4। 2p4 का मतलब हुआ 2px2 देन वी हैव गॉट 2py1 देन वी हैव गॉट 2pz1, राइट। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नंबर ऑफ शेल सेम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, और साइज ऑक्सीजन का कम होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा। मगर है उल्टा, ऑक्सीजन का ही साइज ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम, दैट इज द एक्सेप्शन। और वही एक्सेप्शन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों।
अब अगर हम इसका जवाब देखें बेटा कि ऐसा क्यों हुआ, तो यू कैन सी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसमें वैलेंस शेल ऑर्बिटल 2px जो है या 2py या 2pz, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया। ठीक है, जब यहां पे एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर अप हो गया तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बहुत नजदीक रहते हैं विद इन द सेम ऑर्बिटल, और उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ज्यादा हो जाते हैं, और इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बेटा वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो गया इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर चला गया, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ रिमेन्स द पॉइंट, सर न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ गया था, उसका क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज जितना साइज कम कर सकता था उससे ज्यादा साइज बढ़ता है बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, सो अगर आप इस एक्सेप्शन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई द एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सेप्शनली ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन, तो आपका जवाब ये आएगा बेटा कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रहता है और वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत कम, लेकिन जब हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाते हैं, जो कि असल में डोमिनेट करता है ओवर द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से वहां पे एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है rather than getting decreased. Fine, so this was about the exception in the atomic size, and then we actually talk about one more thing, that is the we talk about the ionic radius. ठीक है, ionic radius होता क्या है? आपको पता है बेटा कि आयन जो है वो एक चार्ज स्पीशीज हुआ करती है, और जब भी किसी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू ईदर ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिसको कैटायन कहते हैं, और अगर गेन करता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जिसको हम एनाइन कहते हैं। अब अगर हम किसी कैटायन की बात करें उसका भी अपना न्यूक्लियस, उसका भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, अगर हम किसी कैटायन की बात करें, और अगर हम किसी एनाइन की बात करेंगे उसका भी अपना न्यूक्लियस, उसका भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। वहां पर भी आयनिक रेडियस वैसे ही डिफाइन होता है जैसे एटॉमिक रेडियस डिफाइन होता था, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, बस ऐड करना है सिर्फ इन द आयन, उसको बेटा आयनिक रेडियस कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमें जो चीज पूछी जाती है दैट इज अबाउट कि कभी आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पेपर जो है वो कन्वेंशनल वो डेफिनेशन से हट के थोड़ा सा सीबीएसई पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है, अभी कंप्लीटली नहीं आया लेकिन सीबीएसई पैटर्न पे आ रहा है, और सीबीएसई में क्वेश्चन जो है बेटा वो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक कैटायन का साइज जो है क्या वो न्यूट्रल एटम से कम होता है या ज्यादा होता है, इस पे कमेंट करिए। ठीक है, एक एनाइन का साइज जो है क्या वो न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है या कम होता है, इस पे कमेंट करिए। या कभी सीधा पूछा जाएगा व्हाई इज द साइज ऑफ कैटायन लेस देन द न्यूट्रल एटम, या why is the size of anion more than the neutral atom, right? तो इस चीज को हम बेटा सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास बेटा सोडियम एटम हो गया। ठीक है, सोडियम एटम में आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 एंड 1, और सोडियम एटम जो है इसमें असल में 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। फाइन, जब ये सोडियम एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है ये असल में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का लूज कर देता है। फाइन, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बन गई, तो अब जाके इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहा 2 and 8, और इसमें 2 शेल्स ही रही, तो यहां पे आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपके पास बेटा 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जब कोई न्यूट्रल एटम किसी कैटायन में कन्वर्ट होता है most of the times what happens is that कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से most of the times एक शेल ही निकल जाता है, एक शेल ही लूज हो जाता है। जब न्यूट्रल एटम कैटायन में कन्वर्ट होते हुए एक शेल ही लूज कर बैठा तो कॉमन सेंस की बात है यहां पे न्यूट्रल एटम में साइज लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द थर्ड शेल, जबकि कैटायन में साइज लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द सेकंड शेल ओनली। तो जिस वजह से यहां पे आपका कैटायन का साइज जो है वो छोटा पड़ेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। ये आपके पास एक बात होगी जो आप लिखेंगे
कि जब भी कैटाइन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कैटाइन बनते बनते जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ही लूज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स इन द कैटाइन एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। फाइन। और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे बेटा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स आपके पास थे न्यूट्रल एटम में जो कि 11 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे थे, और वहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन पे इन 11 प्रोटॉन्स का एक नेट न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और यहां पर आपके पास वही 11 प्रोटॉन्स है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम, मगर इस बारी सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब खुद सोचिए, यहां पे 11 प्रोटॉन्स का इन्फ्लुएंस 11 इलेक्ट्रॉन्स पे था, सो पर इलेक्ट्रॉन यहां पे एवरेज एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और यहां पर वही 11 प्रोटॉन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं। कॉमन सेंस की बात यह है बेटा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स पे 11 प्रोटॉन्स का इन्फ्लुएंस जब देखा जाए, सो ऑन एन एवरेज पर इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। सो दूसरी वजह जो आप यहां पे मेंशन करोगे वो ये कि जब न्यूट्रल एटम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो पर इलेक्ट्रॉन जो एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी पुल्ड मोर क्लोज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो कैटाइन का साइज है बेटा वो छोटा पड़ेगा। जबकि अगर हम एक न्यूट्रल एटम को एनायन के साथ बेटा कंपेयर करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8 एंड 7। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2, 8 एंड 8। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने से कोई नई शेल ऐड नहीं हो जाती, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है कोई नई शेल ऐड नहीं हो जाती, लेकिन ये है कि यहां पे 17 प्रोटॉन जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा अट्रैक्ट करते थे, और यहां पे पर इलेक्ट्रॉन एक एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कुछ वैल्यू था, व्हाटएवर दैट वाज, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, व्हाटएवर दैट वाज। लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यही 17 प्रोटॉन जो है अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होल्ड कर रहे हैं। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पे यहां पे ऑन एन एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब वो डिक्रीज हुआ तो एटॉमिक साइज जो है वो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स ने कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर जाएगा और साइज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो कंक्लूजन वी हैव कैटाइन का साइज न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कम ड्यू टू टू पॉसिबल रीजंस। नंबर 1, कैटाइन बनते बनते कभी कभी एक शेल ही लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स कम और साइज कम हो जाता है। और दूसरी बात, कैटाइन बनते बनते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज जो होगा वो कम होगा। इसी तरह से जब एनाइन की बात करेंगे तो एनाइन में आप यही एक रीजन मेंशन करोगे कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एनाइन में एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है वो कम हो जाता है। जब एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कम हुआ तो जाहिर सी बात ये है दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल गेट लूजन्ड, और उसकी वजह से आपका जो एटॉमिक साइज है बेटा आयन में वो असल में ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद जो है हम आखिरी बात करेंगे एटॉमिक रेडियस में, दैट्स अबाउट द isoelectronic species. Fine. This will be about the isoelectronic species. Okay. Isoelectronic species. Isoelectronic species पे जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो सीधा कभी कभी 1 मार्क का सवाल आता है, व्हाट आर isoelectronic species, और कभी कभार जो है 2 मार्क का आता है, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, गिव एग्जांपल्स। और कभी कभी जो है आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो आयनिक जो एटॉमिक साइजेस या आयनिक साइजेस होते हैं बेटा इनका ऑर्डर पूछा जाता है। फाइन। तो तीनों चीजें जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कवर करेंगे। तो अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करेंगे तो दीज आर द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
जब भी कोई दो या दो से ज्यादा स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें बराबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बेटा, इन सारी स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम O2 नेगेटिव की बात करेंगे, अगर हम फॉर एग्जाम्पल F नेगेटिव की बात करेंगे, अगर हम नियॉन की बेटा बात करेंगे, अगर हम Na पॉजिटिव की बात करेंगे, अगर हम Mg2 पॉजिटिव की बात करेंगे, ये सारी स्पीशीज जो है दे आर एक्चुअली 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। कैसे, वो आप देख सकते हो। ऑक्सीजन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये हुआ इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है बेटा, सो दैट मेक्स इट ए 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन काउंट बनता है, सो दैट वे इट्स अगेन ए 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नियॉन यहाँ पे आपका न्यूट्रल एटम है बेटा और इसमें इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, सो दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, लेकिन जब ये Na पॉजिटिव बना गया इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये भी बचा 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये आपका मैग्नीशियम जो है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 12 था, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, वहां बचे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी स्पीशीज में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर हैं, इन सारी स्पीशीज को बेटा हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नाम से जानेंगे। और इन सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कभी कभी आपको साइज जो है उसका ऑर्डर पूछा जाता है, इनमें से कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। प्लीज इनमें याद रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो एटॉमिक साइज होगा, ठीक है, या आयनिक साइज जो भी आप कहेंगे, जो एटॉमिक साइज होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, राइट। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज ज्यादा फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर आप देखें इसका एटॉमिक नंबर है 12, फाइन, तो यहां पे एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसका एटॉमिक नंबर है 8, यहां पे एटॉमिक नंबर कम, जहां पे एटॉमिक नंबर कम वहां पे साइज ज्यादा, जहां पे एटॉमिक नंबर ज्यादा वहां पे साइज जो होगा बेटा वो सबसे कम होगा। सो O2 नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद F नेगेटिव, उसके बाद नियॉन, उसके बाद Na पॉजिटिव, लास्ट पे आपका बेटा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप जानते हैं एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा आ रहा है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होगा सबसे कम। सो इस तरह से एटॉमिक साइज डिसाइड होता है। नाउ द पॉइंट इज, सर ऐसा क्यों? हाउ डिड यू डू दैट, राइट? यू कैन सी क्योंकि मैग्नीशियम में वही 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन्स होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है। जब 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे होल्ड करेंगे, और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर होता है 8 और वहां पे सिर्फ 8 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, तो यहां पे एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इस वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, और यहां पे एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो कम होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना समेट नहीं पाएगा और वहां पे साइज जो होगा वो ज्यादा होगा। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस, कितने टाइप्स, कितने तरीकों से एटॉमिक रेडियस को एक्सप्रेस किया जाता है, और उसके बाद जो है बेटा वी टॉक्ड अबाउट इसका वेरिएशन क्या रहता है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, वी टॉक्ड अबाउट एन एक्सेप्शन एज वेल एंड टॉक्ड अबाउट द आयनिक रेडियस, कैटायन, एनायन, न्यूट्रल एटम कंपैरिजन क्या रहता है, और उसके बाद जो है बेटा वी टॉक्ड अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एज वेल। सो आयनिक रेडियस में ये बात आप फाइनली याद रखेंगे कि कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में छोटा होता है, जबकि एनायन का साइज न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में बड़ा होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज डिसाइड करने के लिए एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज जो होगा वो सबसे कम होगा। इस पे कभी कभार जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो periodic properties mein we'll be continuing with the next one, and we have got the second periodic property ahead, that is what we call as ionization enthalpy. Fine. So जहां तक बेटा ionization enthalpy की बात है, इसमें सबसे पहले जो है we'll be talking about the definition part, right? ionization enthalpy क्या है? You know, ionization enthalpy जिसको हम represent करते हैं by the symbol delta IH, right? इसको define करते हैं the amount of energy required, right? amount of energy required, आपको कितनी एनर्जी लगती है टू रिमूव, किस चीज के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। प्लीज रिमेंबर 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, मगर कहां से करना है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो होना चाहिए इन द ग्राउंड स्टेट, राइट?
इन इट्स ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम के बजाय विल राइट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि नॉर्मली जिस एनर्जी लेवल में लास्ट इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए, अगर वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसी शेल में मौजूद है विदाउट एनी एक्साइटेशन एंड ऑल, राइट, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सो amount of energy required to remove an electron from the outermost shell, right, of an atom, obviously in its ground state and in its gaseous state, and in the gaseous state। तो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है कि एक एटम जो है उसको आपने गैसियस स्टेट में लेना, मतलब अलग थलग लेना है। उसके बाद उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का होगा वो अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि जिस शेल में वो नॉर्मली एक्साइटेशन के बगैर होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में मौजूद है। और उसके बाद इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा आप रिमूव करने जा रहे हो फ्रॉम द एटम। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो फ्रॉम द एटम तो आपने वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। और किसी भी फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। The amount of energy required to remove the most loosely bound electron, the outermost electron from the what we call as ground state of an atom। कहाँ से? From the ground state of an atom in its gaseous phase। लेकिन वो एटम जो है वो gaseous phase में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एटम solid state में हो गया तो जो आप एनर्जी देंगे वो पहले उन एटम्स की बॉन्डिंग को ब्रेक करने में लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में नहीं लगेगा। हमें लेकिन सिर्फ इतना देखना है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। फॉर दैट पर्पस योर एटम हैज टू बी इन द गैसियस स्टेट। तब जाके बेटा आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, राइट। सो दैट वाज अबाउट द डेफिनेशन पार्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड इन इट्स गैसियस स्टेट। फाइन। उसके बाद जो है बेटा डेफिनेशन के बाद विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट The successive ionization enthalpies होती क्या है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि जो आयोनेशन एंथैल्पी है इसके डिफरेंट यूनिट्स रहते हैं, ठीक है। कभी कभार इसको किलो जूल्स पर मोल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट्स को, इसी तरह से किलो कैलोरीज पर मोल। और अगर आप एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तब जाके बेटा आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स जो है आयोनेशन एंथैल्पी के रहते हैं, क्योंकि कभी कभार आपका ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा द यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर, राइट। आप इनमें से अपना कोई यूनिट जो है उसको पिक कर सकते हो। बहरहाल सक्सेसिव आयोनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे कि सक्सेसिव आयोनेशन एंथैल्पीज होती क्या है। अगर कभी कभार आप किसी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहें, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास मैग्नीशियम हो गया, ये मेरे गैसियस स्टेट में था, मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी, राइट। एनर्जी प्रोवाइड करने से मैंने पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको मैग्नीशियम पॉजिटिव बना दिया, फिर मैंने कुछ और एनर्जी प्रोवाइड करके इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और मैंने इसको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला। किसी भी एटम में जब आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने बैठते हैं, these electrons never get removed simultaneously। ये हमेशा पहले सबसे मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा पहले वो निकल जाता है, उसके बाद जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उन पे चूंकि अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, उनको रिमूव करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब भी आप एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सक्सेसिवली रिमूव करते हैं बेटा, उनमें जो एनर्जीज लगती है उसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और याद रखना पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी हमेशा कम लगती है एज कंपेयर टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमेशा एनर्जी ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सो दैट वे जो तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है that will be always greater as compared to second ionization enthalpy, which will be always greater as compared to first ionization enthalpy। इस तरह से बेटा ये successive ionization enthalpies का order जो है बेटा थोड़ा सा जहन में रखिए। एक तो definition part, the amount of energy required to remove successively more than one electron from atom जो है उसको successive ionization enthalpy कहा जाता है। और दूसरा ये order याद रखिएगा कि जितना एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे so effective nuclear charge जो एवरेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे बचता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। और ये ऑर्डर रहता है बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू फर्स्ट, राइट। सो दिस वाज समथिंग अबाउट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। मेरा ये भी हो गया।
उसके बाद जो है किन फैक्टर्स पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग कोई भी ऐसा फैक्टर जो न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकता है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, उस फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मुश्किल होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स कम करेगा, वीक करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स किन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले साइज पे, जहां पे एटम का साइज बड़ा वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। जहां पे साइज छोटा वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक, उस पे न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स ज्यादा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना मुश्किल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। दूसरा, ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मुश्किल, उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तीसरा, ये डिपेंड करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। आप जानते हैं बेटा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हुआ करती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मान लेते हैं कि ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो वैलेंस शेल के अंदर वाली शेल्स या सब शेल्स हुआ करती हैं, इन शेल्स या सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बेटा, दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज टेंड टू रिपेल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे प्रिवेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कमिंग क्लोज टू द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करके न्यूक्लियस से दूर रखना, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और कॉमन सेंस ये कहता है बेटा, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा कम हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। ये डिपेंड करता है अपॉन द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं बेटा, जो हर एक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरू होती है राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसी की कम किसी की ज्यादा। लेकिन उनमें से जो एस ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोज टू द न्यूक्लियस। चाहे वो 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, व्हाटएवर, हर एक एस ऑर्बिटल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा नजदीक होती है, क्लोज टू द न्यूक्लियस। सो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहता है, हम कहते हैं कि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, और एस ऑर्बिटल्स का, एस इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन्स, एज कंपेयर टू डी इलेक्ट्रॉन्स, एज कंपेयर टू एफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर किसी एटम में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस है, किसी एटम में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो लेकिन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी है, किसी एटम में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो मगर वो डी है, क्योंकि आपको पता है कि एस इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और इस पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, राइट। सो दैट वाज अबाउट, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है बेटा। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, वो कभी भी उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, राइट। सो दैट वे फ्रॉम ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज एन एटम विल नेवर लेट यू डू दैट। अब अगर आप करना चाहते हैं तो यू नीड द इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। सो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, वहां पे बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा हुआ करती है। और उसके बाद जो है बेटा विल बी टॉकिंग अबाउट वेरिएशन। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इनके बारे में सीधा आपको सवाल आता है। Define ionization enthalpy, discuss the various factors affecting ionization enthalpy। सारे फैक्टर्स के बारे में मैंने एक एक करके आपके साथ बात की बेटा। दो दो तीन तीन लाइंस का हर एक पॉइंट में एक एक दो दो लाइंस लिखने से आपका ये पूरा नोट जो है बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद जो है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे कि कैसे वैरी होता है अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, राइट। सो जो ही आप अक्रॉस ए पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, you know,
लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज छोटा हो जाता है, सो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा, और आयोनेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती चली जाती है। और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ हर स्टेज पे एक एक शेल एक एक शेल एक एक शेल बढ़ता चला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना आसान हो जाता है और आयोनेशन एंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप कम होती है। So the variation will be as we move across the period from left towards right, ionization enthalpy regularly increases while it decreases as we move from top to bottom. Fine बेटा, अब अगर आपको explanation पूछी जाए तो explanation बहुत simple है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा, आयोनेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। और जब टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो साइज बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान और आयोनेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पे हमारे पास दो एक्सेप्शंस है, एक आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा और दूसरा आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा। ठीक है, इन दो एक्सेप्शंस के बारे में सीधा कभी सवाल आता है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई द आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज एक्सेप्शनली ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ बोरॉन। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या वाकई ये एक्सेप्शन है, राइट? और उसके बाद जो है बेटा एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे इन बोथ द केसेस। फाइन, सी अगर हम बोरॉन से बेरिलियम की तरफ जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी बेरिलियम से बोरॉन, पहले आपके पास आता है पीरियोडिक टेबल में बोरॉन, देन बेरिलियम, देन वी हैव बोरॉन। फाइन, ओके, इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, दैट्स 4, इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, दैट्स 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 बोरॉन 5, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इट्स 1s2 2s2, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इट्स 1s2 2s2 एंड 2p1। हालांकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते एटॉमिक साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये फेवर करना चाहिए बोरॉन की हायर आयोनेशन एंथैल्पी को एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ बेरिलियम, मगर एक्सेप्शनली बेरिलियम की आयोनेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा। रीजन, क्योंकि बेरिलियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो बेटा, यू आर रिमूविंग दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर पेनिट्रेटिंग एस ऑर्बिटल, फ्रॉम मोर पेनिट्रेटिंग एस ऑर्बिटल, जबकि अगर हम बोरॉन की बात करेंगे, यू आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन हेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेयर फ्रॉम लेस पेनिट्रेटिंग पी ऑर्बिटल। क्योंकि मैंने अभी कहा आयोनेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लेस क्लोज टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से बेटा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल एज कंपेयर टू 2p, दैट्स व्हाई बेरिलियम की आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ बोरॉन। और दूसरी जो एक्सेप्शन हमारे पास थी, दैट वाज नाइट्रोजन की आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप यहां पे फिर से बेटा बात करेंगे, ये हमारे पास नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करेंगे, दिस इज 1s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव गॉट 2px1, then we have got 2py1, then we have got 2pz1, या फिर इसको सिंपली लिखते हैं 2p3, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका रहेगा 1s2 2s2, then we have got 2p4। फाइन, अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, सो नाइट्रोजन जो है बेटा इसका एटॉमिक नंबर कम, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा। हम एक्सपेक्ट करेंगे बेटा नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, मगर यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आप देखते हैं बेटा कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम p3 कॉन्फ़िगरेशन, एंड p3 इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और यहां पे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम p4 कॉन्फ़िगरेशन, एंड p4 इज जस्ट अ पार्टली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आप जानते हो बेटा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर पार्टली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और अभी हमने फैक्टर्स में देखा था इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। तो आप रीजन मेंशन करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल 2p3 कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है
वो लेस स्टेबल पार्टली फिल्ड 2p4 कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आयोनेशन एंथैल्पी exceptionally नाइट्रोजन की ज्यादा है as compared to that of oxygen. Let's move on and let's talk about the next one now, and we are talking about electron gain enthalpy, right? So जब electron gain enthalpy की बेटा बात करेंगे, I think in the next 10 minutes we'll just wind this particular chapter up, and electron gain enthalpy की जब बात करेंगे, सबसे पहले जो है I'll be surely talking about the definition part, right? So this is about the electron gain enthalpy. इसको इस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. प्लीज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है. अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई एटम ए है इन द गैसियस फेज, और मैं इस एटम को कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करके बेटा इसको मैं गैसियस एनाइन में कन्वर्ट करता हूं. rather than taking one atom, if I take 1 mole of A in the gaseous phase and I am getting 1 mole of A negative in the gaseous phase, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को असल में ऐड किया जाता है टू द गैसियस एटम. जब भी एक गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको गैसियस एनाइन में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज आता है, इस एनर्जी चेंज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. So the enthalpy change that takes place when an electron is added to a neutral gaseous atom to get it converted into a gaseous anion, whatever the energy change takes place, that's what we call as electron gain enthalpy. और इसके जो यूनिट्स होते हैं बेटा अक्सर जाके या तो हम किलो जूल्स पर मोल में लेते हैं या तो हम किलो कैलोरीज पर मोल में लेते हैं. और यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ करती है बेटा, कभी कभार कोई एटम ऐसा होता है जिसकी टेंडेंसी होती है कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करके शायद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, या एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी रिलीज कराऊं. और जिस भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है. लाइकवाइज अगर हम बेटा बात करेंगे किसी प्रोसेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन आप किसी एटम को ऐड कर रहे हो लेकिन उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे ना ही एनर्जी देनी पड़ती है और ना ही एनर्जी वहां से निकल आती है. और ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट कैन बी जीरो. और कभी कभार अगर कोई एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बहुत स्टेबल है और आप उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करके डिस्टेबलाइज कर रहे हो, एटम विल नेवर अलाउ दैट. और अगर आपका एटम वो अलाउ नहीं कर रहा है, आप तो भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स अगेंस्ट द स्टेबिलिटी जब आप काम करेंगे बेटा आपको एनर्जी देना पड़ेगा. और जब भी किसी प्रोसेस में आप एनर्जी यहीं से बेटा इन्वेस्ट करेंगे, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंडोथर्मिक. और आपको पता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव हुआ करता है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एटम का नेगेटिव होता है, किसी का जीरो होता है, किसी का पॉजिटिव होता है. ये वो सारे एटम्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन करते रहते हैं. तो जब भी किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, तो वो एटम जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी हमेशा वहां से रिलीज होती है. एंड दिस इज द मोस्ट यूजुअल केस. सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इज नेगेटिव. दैट मींस मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू टेक एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, राइट. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, जैसे नाइट्रोजन हमारे पास है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है. जैसे हमारे पास बेरिलियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है 2s2. So these elements don't have the tendency to gain the electrons, and that way उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जीरो. लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज्यादा स्टेबल होती है that they never are interested in taking up the electron, but if you are still adding the electron, energy is to be supplied. And most of the elements which fall in this particular category, they are actually the noble gases. जैसे आपके पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, राइट. They have got the stable octet. They never have the tendency to gain the electron. लेकिन अगर आप इन एटम्स को इलेक्ट्रॉन तो भी गेन कराते हैं, you need the investment of energy, so the process becomes endothermic, right. So majority of the elements के लिए electron gain enthalpy is negative, but for some it can be zero and for some it is positive as well. With complete explanation मैंने आपके सामने बेटा बात रख दी है. I'll get back to my point. डेफिनेशन हमारा हो गया, उसके बाद फैक्टर्स की बात करेंगे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा. सबसे पहली बात यह है बेटा साइज पे डिपेंड करेगा. फाइन. जो एटम्स छोटे साइज के होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, फाइन, ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया और ये मेरे पास एटम हो गया. ये मेरे पास दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया. सो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है,
क्योंकि बड़े एटम में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और एनर्जी कम रिलीज होती है। लेकिन जो छोटे साइज के एटम्स हैं वहां पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक रहता है, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है और वहां पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटे एटम्स में ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू जो बड़े एटम्स होते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। जहां पे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। सिमिलरली ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जिन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है, they have the tendency to take up the electron so that they can move towards the stability. So वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। लेकिन जिन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल होता है, they don't have the tendency to take the electron, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो जीरो या तो पॉजिटिव हुआ करती है। So it depends upon the electronic configuration as well. Fine. उसके बाद जो है बेटा we'll be talking about the variation कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वैरी करता है। Fine. I'll be only talking about the negative values. मैं पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में बेटा बात नहीं करूंगा। फाइन। अब आपको बस इतना देखना है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक ला पाएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ज्यादा नेगेटिव बनाएगा, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रखता है वो हमेशा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम करेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बेटा वो हमेशा कम नेगेटिव हो जाएगी, राइट? यानी कि लेस एनर्जी विल बी रिलीज एंड यू कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस, राइट बेटा? अब उसी वेरिएशन के हिसाब से जब हम बात करेंगे अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, जब हम अक्रॉस ए पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, यू नो, एक न्यूक्लियर चार्ज हर स्टेप पे इंक्रीज हो जाता है, साइज जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक भी आता है एंड इन द मीन टाइम यहां से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। जितना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा उतना हमेशा याद रखिएगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। सो अक्रॉस ए पीरियड क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाता है, so electron gain enthalpy increases, यानी कि it becomes more negative. And similarly जब हम बात करेंगे बेटा डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर 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 हो जाता है। सो जितना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा बेटा उतना न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पे कम होगा, उतना उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो कम एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है। और याद रखें हेलोजेंस हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि जो हेलोजेंस है उनकी वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they are just 1 electron short of their octet, they are the strongest tendency to gain the electron ताकि वो अपना octet complete कर सके। That's why जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट बिकम्स मोस्ट नेगेटिव। और दूसरी बात ये है, आप अगर आप साइज की बात करेंगे हेलोजेंस का साइज सबसे कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज उनका बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा वहीं पे होगा, जिसकी वजह से बेटा ज्यादा एनर्जी वहीं पे रिलीज होती है। दैट्स व्हाई देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोस्ट नेगेटिव, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। एक एक्सेप्शन ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्योंकि हमने वेरिएशन भी देखा कि टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी कि वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है। सो टॉप से बॉटम की तरफ आते आते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कम नेगेटिव बनना चाहिए, यानी कि वो डिक्रीज होना चाहिए। अगर है उल्टा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है as compared to that of fluorine. Now the point is why? एक सिंपल लॉजिक में आपको बताऊं बेटा, जब हम बात करेंगे फ्लोरीन की, फ्लोरीन जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है और जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है। और जब फ्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और उस रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे होता है वो कम हो जाता है।
जबकि अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, उसका साइज चूंकि फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होता है, वहां पे जो है उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर अ लार्जर वॉल्यूम, जिसकी वजह से वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होती है, और चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से बेटा कोई स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इन दिस पर्टिकुलर केस। दैट्स वाई जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा बेटा, वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। और दूसरी एक्सेप्शन आपने अभी देखी थी कि अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल सेम है। यू शेल बी एक्सपेक्टिंग कि ऑक्सीजन जो है बेटा, इसकी ज्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, राइट। इसकी जो if I just go back to the exception, it's nitrogen and carbon, sorry, nitrogen and carbon, okay, nitrogen and carbon, fine. So पहले हमारे पास कार्बन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 6, इसका एटॉमिक नंबर आपका आता है 7, राइट। तो इसका साइज आपके पास छोटा, इसका साइज थोड़ा सा आपके पास बड़ा। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, आप जानते हैं बेटा कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज कम, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन का जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। और नाइट्रोजन वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट इन द कार्बन, राइट। मगर केस उल्टा है, नाइट्रोजन जो है उसकी कम है एज कंपेयर टू कार्बन। रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल होती है, दिस इज 2p3, जबकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, 2p3 में, तो ये स्टेबल बनेगा। तो इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहेगी बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल बनाने की, जबकि नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, जिसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नाइट्रोजन। वही मैंने कहा, कार्बन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, या मैं ये कहूं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन, फाइन। So this was about electron gain enthalpy, and then I'll be talking about the last one, that's electronegativity. Fine beta. So once we talk about the electronegativity, you know कि अगर कोई दो एटम्स मेरे पास हैं, फॉर एग्जाम्पल A और B, दे आर बाउंड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, दोनों न्यूक्लियर कोशिश करते हैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, ए बी और बी। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम की कितनी टेंडेंसी होती है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग करने की, that tendency is what we call as electronegativity. Fine. The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons in a covalent bond towards itself, that tendency is what we call as electronegativity. और हमारा दिमाग ये कहता है बेटा कि जहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है, चूंकि ये कैपेसिटी, ये टेंडेंसी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। इसके कोई, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के यूनिट्स थे, आयोनेशन एंथैल्पी के यूनिट्स थे, इसका कोई एटॉमिक रेडियस का यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम्स, नैनोमीटर्स वगैरह, इसका जो है कोई भी यूनिट नहीं होता बेटा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ करती है, इसको असल में मेजर किया जाता है यूजिंग सर्टेन स्केल्स, like you talk of Pauling scale, you talk of Mulliken scale, you talk of Eldred-Roschow scale, और सबसे ज्यादा स्केल जो हम यूज करते हैं दैट इज द पॉलिंग स्केल। और उस पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन जो है बेटा, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उस पे दी जाती है, दैट्स 4.0, राइट। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाय डेफिनेशन होती क्या है, it is the tendency of an element to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. Fine. दूसरी बात आप उसमें मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन स्केल जो है जिसको यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलिंग स्केल, राइट। उसको हम बेटा पॉलिंग स्केल के नाम से जानते हैं, और उस पॉलिंग स्केल के हिसाब से फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4, राइट। बात करेंगे फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। अब कॉमन सेंस की बात यह है बेटा कि ये सबसे पहले जो है साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ये एटम छोटा होगा, फाइन, मान लेते हैं कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपके पास है एक छोटा सा एटम, और ये दूसरा एटम जो है ये बड़ा एटम है, राइट। और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में मौजूद है, फाइन। जो आपके पास बड़ा एटम है, this shared pair of electron is far apart from its nucleus, जबकि it is more close to the nucleus of the smaller atom.
जब छोटे एटम के नजदीक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रही तो वहां पे इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। सो जितना साइज एक एटम का कम उतनी उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की ज्यादा, बिकॉज देन द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी मोर क्लोज टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा छोटे एटम्स की ज्यादा होती है। फाइन। और उसके बाद जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेक्स्ट वन, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। यू कैन जस्ट रिलेट इट योरसेल्फ नाउ। जहां पे किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा अपनी ओर ज्यादा ड्रैग करेगा, मतलब ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तीसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे डिपेंड करता है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन द एटम। और ये आपको पता है बेटा, जहां पे एक एटम के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, उतना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है टू ड्रैग द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की ज्यादा होती है। सिमिलरली यू टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एज वेल। वंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, यू नो we have got different types of hybridations. You have gone through chemical bonding yesterday only. You talk about sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, right? और आपने वहां पे देखा होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में s कैरेक्टर 33.33% होता है, sp3 में s कैरेक्टर 25% होता है, एंड देन इट फर्दर डिक्रीजेस। अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में एक एटम आप देखेंगे बेटा, वो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन लेके है जहां पे उसका s कैरेक्टर ज्यादा है, तो याद रखना वो एटम वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास कार्बन कभी हाइड्रोजन के साथ या किसी x एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड है, कभी यही इस x एटम के साथ डबल बॉन्डेड है, कभी यही इस x एटम के साथ जो है ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं बेटा कि कार्बन जो है इसका कभी ट्रिपल बॉन्ड हुआ, कभी डबल बॉन्ड हो गया, कभी सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे आप जानते हैं कार्बन का sp हाइब्रिडेशन होता है, यहाँ पे आप जानते हैं कार्बन का sp2 हुआ करता है, और जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वहां पे आप जानते हैं उसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ पे कार्बन में कार्बन का s कैरेक्टर जो होगा वो 50% होगा, जबकि यहाँ पे sp3 में कार्बन का s कैरेक्टर कितना होगा, दैट विल बी 25%। प्लीज रिमेंबर, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है ऑर्बिटल में, क्योंकि s ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वहां पे न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है बेटा, उसको ज्यादा स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल, मोर is the electronegativity of that particular atom. So carbon with sp hybridization is more electronegative as compared to carbon with sp2 hybridization as compared to carbon with sp3 hybridization. So this was about किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा, दैट्स वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अभी हमने देखा जितना एक एटम का साइज छोटा होगा, जितना उसकी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है, उतना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है टू ड्रैग दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, राइट। सो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, साइज भी छोटा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते आते साइज बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और जो वेल जो असल में इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करती है वो उस एटम के न्यूक्लियस से दूर दूर होती चली जाती है। सो जितना किसी एटम का साइज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड उसके न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सो टॉप से बॉटम की तरफ साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। फाइन। सो दिस वाज समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका वेरिएशन वगैरह क्या रहता है, ठीक है। एक ब्रीफ अगर हम इस चैप्टर को बेटा 2 मिनट में रिवाइज करें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया,
हमने पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। क्वेश्चन कैसे आता है वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। उसके बाद जो है हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात की बेटा, उसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट थी, एटॉमिक रेडियस, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन वी टॉक ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है, कभी एक के बारे में कभी दूसरे के बारे में, उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, उस प्रॉपर्टी का वेरिएशन। प्लीज़ ये वेरिएशन याद रखिएगा, किस प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है जब हम अक्रॉस ए पीरियड जाते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप आ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें बेटा कि इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में से ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं बेटा, उन सारे फैक्टर्स पे आप प्लीज़ नज़र रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, इट वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। I'll come back to you with the another chapter in the next couple of days. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.